नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज अपने जो भी टारगेट सेलेक्ट किया हो या जो भी टारगेट को आपने दृढ़ संकल्प किया हो तो उसमें आप लग जाइए, क्योंकि आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे था। तो यहाँ पे आज जो भी आपने दृढ़ संकल्प लिया हो उसको अचीव करने में लग जाइए। ये आप ही निश्चित कर सकते हैं कि जो दृढ़ संकल्प लिया उसको अचीव करने में पूरी जी जान लगा दीजिए। तो यहाँ से हमारे 1751 नंबर से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था अनावृत बीज, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं हम लोग आज के क्लास में ही सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से बचे हुए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अनावृत बीजी को आमतौर पर किस प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। तो ये होते हैं आपके अनावृत। ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये अनावृत बीजी होते हैं। तो यहाँ से इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि अनावृत बीजी सामान्यतः अनावृत या नग्न बीज पौधे कहलाते हैं और अनावृत बीजी पौधे काष्ठीय बहुवर्षीय वृक्ष या झाड़ी होते हैं, क्योंकि उनमें पुष्प नहीं लगते हैं तथा उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है। तो ये होता है आपका चीड़। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो अभी रेलवे के एग्जाम हुए थे वहाँ पे भी यही क्वेश्चन सीधे देखने को मिले थे। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि जो काई जिसे हम लोग मांस कहते हैं ये ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। वहीं आम का वृक्ष ये अनावृत बीजी पौधा होता है और चीड़ का वृक्ष ये अनावृत्ति होता है और आम का आवृत बीजी होता है और फर्न का वृक्ष ये आपका टेरिडोफाइटा समूह का वृक्ष होता है। तो इस प्रकार जो भी आपने समूह बनाए हों तो उनके आप वृक्ष जरूर लिख लिया करें, क्योंकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलती है वहाँ पे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं फैन रोगन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन क्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं तो वह फैन रोगन कहलाते हैं। जैसे आपका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसमें वे वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये होते हैं आपके एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे तो ये हो जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंजियोस्पर्म पौधे में वेसल्स जिसे हम लोग कहते हैं वाहिकाएं प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होती हैं। एंजियोस्पर्म पौधे में सुविकसित संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें आपका दारू का कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज लवणों और जड़ जल को पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना होता है। और दारू में प्रमुख 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली आपकी हो जाएंगी वाहिनिकाएं, दूसरी आपकी हो जाएंगी वाहिकाएं और तीसरी आपकी हो जाएंगी जाइलम तंतु और चौथी आपकी हो जाएंगी जाइलम मृदु ऊतक। तो ये 4 प्रकार की दारू में प्रमुख 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर, जिसका आपका नाम हो जाएगा आवृत बीजी। तो इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था अनावृत बीजी। अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा आवृत बीजी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके जो 2021 और 22 में एग्जाम हुए थे वहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछे हुए थे इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, छोटे हैं, लेकिन आपके यहाँ से एग्जाम में पूछने के चांस बनते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो 1755 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है। तो ये होता है आपका अमर वेल। ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि अमर वेल परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरे के पोषक पर या दूसरे के जरिए वो अपना भोजन करते हैं। क्योंकि अमरवेल जो आपके
आपने देखा होगा जो कोई भी पेड़ होता है उसके ऊपर जो आपकी रस्सी रस्सी आपने देखी है, उस टाइप की पतली पतली जो ऐसे इस टाइप की लटकी रहती हैं, तो वही होती हैं आपकी अमरवेल। तो ये आपकी होती हैं कैसी, परजीवी पोषक युक्त होती हैं, क्योंकि यह एक परजीवी पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए यह भोजन नहीं बना पाती हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाती हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे क्लोरोफिल क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन नहीं बना पाती हैं, और यह जिस पौधे पर चढ़ता है उसी से अपना भोजन ग्रहण कर लेती हैं। तो जिस भी वृक्ष पे या जो भी आपका पेड़ होता है उसी के द्वारा ये भी अपना भोजन ग्रहण करती हैं। जबकि अमीबा एक सूक्ष्म एक कोशिकीय तंतु है जो तालाब के पानी में पाया जाता है। तो अमीबा आपका कहाँ पाया जाता है, ये तालाब के पानी में पाया जाता है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि आहार नाल में भोजन की गति शरीर की निचली चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती हैं? तो ऑप्शन ए है कि आँख की आइरिस, फेफड़ों की श्वसनियों और मूत्रवाहिनियों में। तो यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। चिकनी पेशियाँ आँख की आइरिस, फेफड़ों की श्वसनियों एवं मूत्रवाहिनियों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जबकि आपका जोड़ एवं मुंह स्वैच्छिक मांसपेशियों या धारदारी मांसपेशियों को हृदय की मांसपेशियों के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बबूल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद है। तो ये किस प्रकार का उत्पाद होता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि इन पादपों का अवशिष्ट उत्पाद ये होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो बबूल के वृक्ष में जिस प्रकार गोंद निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये उस वृक्ष का अवशिष्ट उत्पाद होता है, तो उसे हम लोग गोंद कहते हैं। तो बबूल के वृक्ष जैसे एक विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद इन पादपों का अवशिष्ट उत्पाद होता है, और यह पादपों का उत्सर्जी पदार्थ होता है जो कोशिका भित्ति के सेल्यूलोज के अपघटन के पश्चात बनता है। गोंद का उपयोग औषधि बनाने में भी इसका किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? तो परजीवी है, यहाँ से आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। परजीवी मीन्स होता है जो दूसरे पौधे पर डिपेंड हो। तो ये होती है आपकी अमरवेल, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि अमरवेल एक परजीवी पौधा है। परजीवी पौधे अपना भोजन एवं पोषण के लिए किसी दूसरे जीवित पौधे पर निर्भर रहते हैं। परजीवी पौधे मेजबान पौधे को कोई लाभ नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि ये हानि ही पहुंचाते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी, जिसे हम लोग कहेंगे एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, और इसलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मददगार कर सकता है? तो जो भी हिमालय में आपके जो पुष्प या वृक्ष पाए जाते हैं, तो उनमें जो भी हम लोग खरोंच कर देते हैं, मीन्स मान लीजिए ये कोई वृक्ष है ये, तो इसको हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा इसका भाग कट कर दिया यहाँ से, तो ये जो है कुछ समय बाद भाग इसका ये पूरा हो जाता है। तो ये किस कारण हो जाता है, यही आपका पूछा गया है। तो ये होता है आपका बाह्य कमल के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हिमालय के बाह्य कमल पुष्प में प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए इस खरोंचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। इसे हम लोग हिमालयी फूलों का राजा भी कहते हैं, और मुख्य रूप से भारतीय हिमालय क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। और बाह्य हिमालय कमल उत्तराखंड राज्य का एक राजकीय पुष्प भी होता है। तो ये मुख्य रूप से आपका एक पुष्प है जिसमें आप खरोंच भी कर देंगे तो कुछ समय बाद ये पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है? तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये कोई सिलेबस में नहीं पढ़ाता ज़्यादा जीएस के पार्ट में। तो ये आपको जब भी
एग्जाम में नज़र आते हैं तो आपको यही लगता है कि ये क्वेश्चन कुछ न्यू प्रकार के हैं या न्यू टाइप के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ से डिस्कस करके ज़रूर चलेंगे। तो यहाँ पे ये जो नीम है ये आपका एक औषधीय पौधा होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो नीम को एक औषधीय पौधा माना जाता है। नीम विशेषता अपने जीवाणुरोधी गुणों के लिए जाना जाता है और नीम के पत्ते, छाल, टहनी सभी प्रकार की ये औषधीय लाभ पहुँचाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो ये होते हैं आपके तरबूज और पपीता, ये एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो तरबूज और पपीता में एक लिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी पुष्प के अन्य आपके उदाहरण हो जाएंगे जैसे सरसों, सूरजमुखी इत्यादि। एक लिंगी फूल जिसमें पुंकेसर व स्त्री केसर के में से केवल एक ही भाग होता है, जिनमें दोनों आपके होते हैं वे द्विलिंगी फूल कहलाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए अच्छी औषधि मानी जाती है। तो रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि ये मानी जाती है आपकी सर्पगंधा। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो सर्पगंधा ये सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है आपकी किसके लिए, रक्तचाप के लिए। जो आपके रक्तचाप के लिए उपचार में सबसे अच्छी औषधि है और इसके जड़ का अर्क उच्च रक्तचाप के लिए रामबाण होता है। पत्तियों का रस नेत्र ज्योति बढ़ाने में भी यह हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि नेत्र ज्योति मीन्स आपका हो जाएगा यदि आपकी नज़र कम है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे इसकी पत्तियों का रस ये हेल्पफुल रहता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी शाक जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है और जिसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये होती है आपकी सर्पगंधा। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे इसको। तो रेलवे यहाँ से देख सकते हैं कितना रिपीट करती है अपने क्वेश्चन। तो सर्पगंधा ये आपकी एक जड़ी बूटी होती है जो केवल भारत में ही पाई जाती है और जिसका उपयोग रक्तचाप के उपयोग के लिए किया जाता है। और इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से, इसका नाम हो जाएगा कि वैज्ञानिक नाम ये जरूर नोट डाउन कर लेना, ये हो जाएगा आपका रावुल्फिया सर्पेंटिना। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना क्योंकि पिछली बार ये औषधि का नाम पूछ लिया गया, हो सकता है कि इस बार आपका इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए। तो एग्जामिनर की ये सोच है कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसीलिए हम क्वेश्चन के साथ साथ उसके जो भी फैक्ट होते हैं उनको भी डिस्कस करके चलते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनने के एग्जाम में चांस रहते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। तो द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण अभी हम लोगों ने देखे थे, तो ये हो जाएंगे आपके सरसों का वृक्ष भी होता है और गुड़हल का। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो गुड़हल और सरसों ये आपके द्विलिंगी होते हैं, वहीं आपका तरबूज और पपीता ये आपका होता है एक लिंगी। तो ये जो एग्जाम्पल है इनको जरूर नोट डाउन कर लिया करें। और पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों ही प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं उन्हें हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम क्या है, यह का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो मोस्टली आप लोगों ने च्यवनप्राश खाया होगा या खाया नहीं तो देखा ही होगा। तो ये च्यवनप्राश किसके पेड़ से या किस वृक्ष से बनता है, तो आज हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो ये बनता है आपके आंवला से। तो आज से ये जान लेना ये आंवला से बनता है। और एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम होता है आंवला। तो भारतीय स्थानीय भाषा में हम लोग आंवला कहते हैं और इसका दूसरा नाम ये नोट डाउन जरूर कर लेना। तो इसका उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। यह सुफोरबियासी परिवार से संबंधित होता है और यह विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत भी माना जाता है। विटामिन चैप्टर हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको ट्रिक्स भी हमने बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, जो भी आपका विटामिन से पूछा जाएगा। और इसकी खेती बंजर भूमि एवं नमक प्रभावित भूमि में की जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका जिंकगो बाइलोबा। तो
तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2022 में यहाँ से जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ था एनटीपीसी सीवीटी 2 का, तो वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। आप समझ लीजिए कि एक बच्चा है कि जो ये क्वेश्चन छोड़ के आएगा, लेकिन आप यहाँ से इस क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे तो आप उस क्वेश्चन से आप प्लस में ही रहेंगे, तो नंबर में आप प्लस में ही उससे रहेंगे। तो ये वही बच्चे होते हैं जो मेरिट में अपर लेवल बनाते हैं, क्योंकि ये आपसे कुछ 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही पढ़ के जाते हैं। तो आज से इन क्वेश्चन को नहीं स्किप करना है। तो जिंकगो बाइलोबा जीवाश्म का यह उदाहरण होता है और यह सबसे पुराने जीवित पेड़ों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी वर्तमान प्रजाति पिछले 51 मिलियन वर्षों में यह अपरिवर्तित बनी हुई है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी गूंदेदार पादपों की एक विशेषता होती है। तो ये होती है आपकी पत्तियां नहीं होती हैं, ये इसकी विशेषता होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो गूंदेदार पौधे मुख्यतः गर्म समशीतोष्ण क्षेत्र में यह पाए जाते हैं और इन पौधों के अंदर मांस के स्थान पर एक प्रकार का लचीला पदार्थ होता है जो दिखने में हल्का मोटा तथा चिपचिपा होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधे अपने तनों, जो इन पत्तियां भी कहलाती हैं इनकी, तो रेगिस्तान में जो भी पौधे पाए जाते हैं उनमें मुख्यतः आपका तना ही होता है। तो ये वृक्ष की एक प्रकार की पत्तियां ही होती हैं का उपयोग पानी रखने के लिए करते हैं, जिनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं। इससे ये ज़मीन से पानी सोखते हैं और इनका प्रयोग सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है और इनमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। तो ये आपको क्वेश्चन स्टार डाल के इसको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें हम लोग किस नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके एंजियोस्पर्म होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी सीवीटी 2 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन आपको न्यू लगते हैं क्योंकि आप उन चैप्टरों को आप पहुँचते ही नहीं हैं वहाँ पे, तो इसीलिए आपको जो भी न्यू प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो तभी न्यू लगते हैं। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि मैग्नोलियोफाइटा ये पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें आवृतबीजी कहते हैं और इन पौधों के बीज चोल में ठके होते हैं। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से किसे अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। तो किसे हम लोग अल्फा के नाम से जानते हैं। तो ये होता है आपका सटिवा, जिसे हम लोग अल्फा के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट समझेंगे क्या हो जाएंगे। तो यह अल्फा एक मटर परिवार फवासीय फूल देने वाला एक पौधा होता है जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे के फसल के रूप में की जाती है। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं न्यूजीलैंड में इसे हम लोग लियोरसन के रूप में जानते हैं। तो अल्फा ये होता है आपका सटिवा, इसको याद रखना। और यह मटर के परिवार का एक पौधा होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये होता है आपका मैंगीफेरा इंडिका। ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आम का वैज्ञानिक नाम ये होता है मैंगीफेरा इंडिका। इसे फलों का राजा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, जरूर नोट डाउन कर लेना। वहीं आपके भारत में कुछ आम की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे आपकी हो जाएंगी दशहरी, तोतापुर, हापुस, जिसे हम लोग कहते हैं अल्फांसो, और हिमसागर, सिंदूरा, नीलम। तो ये आम की कुछ प्रजातियां होती हैं। वहीं आपकी संकर प्रजातियां ये हो जाएंगी आपकी आम्रपाली, जिसमें आपकी आ जाएंगी दशहरी और नीलम। वहीं आपकी मल्लिका, ये नीलम और दशहरी दोनों हो जाएंगी। रत्ना, ये नीलम और अल्फांसो हो जाएंगी। सिंधु आम की गुठली रहित प्रजाति होती है। तो ये स्टार डाल के इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि आम कौन सा आम होता है जिसमें आपकी गुठली नहीं पाई जाती है या यह गुठली रहित होता है। तो ये होता है आपका सिंधु प्रकार का आम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, रेलवे के द्वारा रिपीट किया गया। तो इसका नाम हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है कि सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा। तो गेहूं का आपका वनस्पतिक नाम ये होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो वैज्ञानिक नाम से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। तो यहाँ से जो भी आपके वैज्ञानिक नाम हो उनको जरूर नोट डाउन कर लेना।
क्योंकि यही वैज्ञानिक नाम है जो घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे आपका गेहूं का हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम, चने का हो जाएगा सिसर एरिएटिन, और सरसों का ये हो जाएगा आपका ब्रेसिकम कंप्रेसटिस। वहीं आपका मटर का हो जाएगा पाइसम सटाइवम। तो ये कुछ वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यही है कि जो घुमा फिरा के आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में फटकर फल बन जाते हैं। तो ये होते हैं आपके आवृत्त बीजी। तो इस समूह के जो बीज होते हैं ये अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं इसके ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आवृत्त बीजी ये दो वर्गों में विभाजित होते हैं। पहला वर्ग हो जाएगा आपका एक बीजपत्री और सेकेंड आपका हो जाएगा द्विबीजपत्री। तो ये दो प्रकार के वर्गों में ये विभक्त होते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनार स्पर्मा होता है। तो जो भी आपके वैज्ञानिक नाम हो उन्हें आपको नहीं छोड़ना है, एक टेबल में बना के उसको जरूर नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये नाम होता है आपके पलाश के पुष्प का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये ब्यूटिया और मोनास्पर्मा ये पलाश के वृक्ष का एक वनस्पतिक नाम होता है, और ये मुख्यतः आपके उपमहाद्वीप में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ वनस्पतिक नाम दिए गए हैं कुछ, तो इनको जरूर नोट डाउन कर लेना है। जैसे आपका हो जाएगा नीम का, ये हो जाएगा आपका एजाडिरक्टा इंडिका। तो ये होता है आपके नीम का पेड़ का नाम। वहीं आपका पलाश के वृक्ष का ये हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और पीपल के वृक्ष का ये हो जाएगा आपका फाइकस रेलिजियोसा। तो ये हो जाएगा पीपल के वृक्ष का वानस्पतिक नाम। कपास के वृक्ष का ये हो जाएगा आपका गॉसिपियम ऑर्बेरियम। वहीं आपके तुलसी के वृक्ष का हो जाएगा ऑसिमम बेसिलिकम। तो ये हो जाएगा तुलसी के वृक्ष का वनस्पतिक नाम। बरगद के वृक्ष का हो जाएगा ये हो जाएगा फाइकस बेंगालिसेंस। तो ये हो जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट वनस्पतिक नाम, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। यहाँ से देख लेना आप, कोई ना कोई देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि आप बरगद के पेड़, यहाँ से क्वेश्चन आपके 2020 और 21-22 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन रेलवे रिपीट जरूर करती है। तो ये हो जाएगा आपकी, अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो ये हो जाएगा आपका फाइकस बेंगालिसेंस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे वनस्पतिक नाम है। तो ये होता है आपका सरसों के वृक्ष का। तो इनको जरूर नोट डाउन एक जगह कर लेना है, क्योंकि आप जब रिवीजन करेंगे तब ये आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे आपका हो जाएगा सरसों का, तो ये हो जाएगा ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। और गेहूं का तो ये हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। मक्के का ये हो जाएगा जियामेज। और कुट्टू का ये होता है आपका फागोपायरम एस्कुलेटम। तो ये हो जाएगा आपका कुट्टू का। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली हम लोगों ने जब छोटे थे, मीन्स आपका हो जाएगा 5th क्लास में होंगे, तब से ये क्वेश्चन हम सुनते आ रहे हैं कि दुनिया का सबसे लंबा पेड़ ये होता है आपका रेडवुड का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ ये होता है आपका रेडवुड, और यह पेड़ आपके कैलिफोर्निया रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। रेडवुड की खोज ये 2006 में हुई थी। इसकी ऊंचाई आपकी यहाँ से इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, 115.85 मीटर हो जाएगी। और देवदार ये सदाबहार वृक्ष का यह उदाहरण होता है। चीड़ का एक सपुष्पक अनावृतबीजी पौधा है। इसका वृक्ष पिरामिड के रूप में होता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। फर वृक्ष देवदार का सहचरी है, और यह सदाबहार शंकुधारी वन हो जाएंगे, वृक्ष यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर नोट डाउन रखना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके आवृत्त बीजी, जिसमें आपके पादप समूह में ही फल के अंदर ये बीज मौजूद होते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाएंगे कि आवृत्त बीजी पौधे की सबसे अधिक जातियां पाई जाती हैं, और यह पादप जगत में सबसे अधिक विकसित हैं। ये एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय तथा शाकीय अथवा काष्ठीय सभी प्रकार के होते हैं।
और इसमें पुष्प एक लिंगी अथवा द्विलिंगी होते हैं। इन पौधों में बीज सदैव फल के अंदर होते हैं। और फ्रेंड्स, आप वीडियो के बाद कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको यह क्लास कैसी लगती है, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलेगा और आगे जो भी अपडेट कर सकेंगे तो वह करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि हमें आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही है जो हमें मोटिवेशन देता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि परागकण किस समूह के पौधों की एक विशेषता होती है। तो ये होती है आपकी एंजियोस्पर्म की। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागण होता है। तो ये होता है आपका आवृतबीजी में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन का भाग इनमें से कौन सा है। तो ये होता है आपका पुष्प। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो आवृतबीजी पौधों का प्रजनन अंग ये पुष्प में स्थित होता है। इसमें आपका दोहरा निषेचन दृष्टिगत होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि द्वि निषेचन का एक गुण है। तो ये होता है आपका आवृतबीजी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि चाहे जो भी रेलवे का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का हो, एलपीएन टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई और यहाँ पे एनटीपीसी का, तो वहाँ पे यही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि रेलवे अपने एक ही क्वेश्चन को कई एग्जाम में पूछ लेती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं द्विबीजपत्री पौधे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे, इनको जरूर नोट डाउन करते रहना है। वहीं आपके वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में द्विबीजपत्र होते हैं तो वे द्विबीजपत्री कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा चना, मटर, सेम, सरसों इत्यादि। तो ये आपके द्विबीजपत्री होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आवृतबीजी पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की सिरा रचना होती है। तो ये होती हैं आपकी 2। तो ऑप्शन यहाँ पे इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो पत्ती पर सिरा तथा सिराओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। जब सिराकाएँ स्तरिका पर एक जाल सा बनाती हैं तब उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब सिरिकाएँ समानांतर होती हैं तो उसे समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में मिलती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आवृतबीजियों के प्रजनन अंग कहाँ पे स्थित होते हैं। तो ये स्थित होते हैं आपके फूलों में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो अनावृतबीजियों के प्रजनन अंग ये फूलों में स्थित होते हैं और इसके अंतर्गत उन पौधों को भी सम्मिलित किया जाता है जिनमें बीज सदैव फल के अंदर होते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे शाख, झाड़ियाँ तथा वृक्ष, तीनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसके प्रजनन संबंधी भाग फूलों में स्थित होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके एंजियोस्पर्म। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, चाहे यहाँ पे वो कि आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से अगला प्रश्न हो जाएगा कि द्विबीजपत्रीय पौधा है। तो ये हो जाएगा आपका शकरकंद का वेल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो शकरकंद की जो वेल होती है ये द्विबीजपत्री पौधा होता है और यह कान्वालुवेलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है और यह एक सपुष्पक पौधा है, यानी पुष्प सहित ये पौधा है। इसके रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के परवश संधियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती हैं और जड़ का रंग लाल अथवा भूरा होता है। शकरकंद का कलर आपके 2 प्रकार की शकरकंद पाई जाती हैं। एक तो होती है आपकी लाल और एक कलर होती है आपकी वाइट कलर, जिसे हम लोग भूरा भी कहते हैं। और यह एक अपने अंदर भोजन का संग्रहण करती हैं। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक बीजपत्री पौधा है। तो इनमें आपको बताना है एक बीजपत्री पौधा। ये हो जाएगा आपका लहसुन। ये आपका एक बीजपत्री पौधा होता है। तो यहाँ से हमारे आज के कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन और इसके फैक्ट आप ये देख सकते हैं। लहसुन के साथ साथ गेहूं और धान ये आपके होते हैं एक बीजपत्री पौधे के एग्जाम्पल। तो आज के कंप्लीट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन और कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा पादप आकारिकीय। तो यहाँ से जड़, तना, पत्ती और जो भी वृक्ष से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे हम लोग उनको देखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ज़रूर हैं।
तो आई थिंक समझ गए होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई छात्र यहाँ से ये क्वेश्चन स्किप ही करते हैं एग्जाम में। लेकिन आप ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे तो आप इजीली इनका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में फाइट करते हैं। क्योंकि कई बच्चे इन क्वेश्चनों को छोड़ के आएंगे, लेकिन आप एक होंगे जो इन क्वेश्चनों को करके आएंगे, तभी आपका लिस्ट में नाम भी होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अपने यार मित्र दोस्त जो भी हो स्टडी रिलेटेड ग्रुप, वहाँ पे भी इसको शेयर ज़रूर करना। कल मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में।